हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने आपके साथ एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको हमने बताया था कि बहुत ही जल्द हमारी स्टैटिक जीके की चैप्टर वाइज क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो आज आपके पास मौका है कि आप चैप्टर वाइज हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स में आपके साथ हम बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में स्टैटिक जीके को डिस्कस करते हैं, लेकिन वहां पे डिस्कस जो करते हैं वो चैप्टर वाइज नहीं कर पाते हैं, वो पॉइंटों की व्यू से हम डिस्कस करते हैं। तो आज से ये क्लास हमारी जो रहेगी वो आपकी चैप्टर वाइज पूरी तरह से क्लास रहने वाली है। तो कैसे हम चैप्टर वाइज क्लास का रिवीजन करेंगे, कैसे हम उसको समझेंगे, इसके लिए हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया है। थोड़ा सा ब्रीफ में आपके लिए हम फिर से बता देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारी इंडिया की शहर, यानी कि आज हम इंडिया की पूरी तरह से सैर करेंगे। देखेंगे कि जो भारत के विश्व यूनेस्को की जो सूची है आपकी, उसमें 40 स्तर भारत के कौन कौन से शामिल हैं। और आप मानिएगा कि आपको याद और बिलीव रखना होगा हमारे साथ में कि हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे हम यहाँ से पढ़ते हैं आपके सामने। देखिएगा, सबसे पहले तो हमारा चैप्टर वाइज क्लास ही चल रही है, ये तो आपको पता है। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि हमने चैप्टर वाइज क्लास कर ली। ओके, अब उसका रिवीजन कैसे करें। उसके बाद जो हमारा पॉइंट जो यहाँ से बनता है कि सर उसका हम रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन करने के लिए जैसे आपने क्लास को देखा, उसके 2 दिनों के बाद में क्लास आएगी जिसे हम बोलते हैं एमसीक्यू। क्या बोलते हैं इसको हम? तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसके रिवीजन के लिए आपके एमसीक्यू क्लास होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों की क्लास रहेगी। तो सबसे पहले आप जुड़िएगा चैप्टर वाइज क्लास के साथ में, उसके बाद आप जुड़िएगा रिवीजन की क्लास में, और उसके बाद आप घर पर रिवीजन करिएगा। फिर हमारे साथ में आप डिस्कस करिएगा एमसीक्यू। आप देखिए कितने क्वेश्चन आज तक प्रीवियस ईयर पेपरों में भारत में पूछे गए हैं। तो 80% जीके आपके एसएससी जीडी हो गई, एसएससी सीजीएल हो गई, आपकी यूपी पुलिस हो गया, या जो भी विभिन्न राज्यों की परीक्षा है उसमें 80% आजकल आपके स्टैटिक जीके के ही पॉइंट आते हैं। ठीक है, होते पॉइंट आपके चैप्टर वाइज ही हैं, लेकिन जब पेपर में पॉइंट आते हैं तो उन पर हम नहीं कर पाते हैं। हमने तो हर तरफ से देखेंगे। तो हमने आपके साथ एक वीडियो डिस्कस करी, उसमें हमने 30 टॉपिक को रखा है। उन 30 टॉपिकों की आपके पास 100 प्लस क्लासे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कितनी क्लासे रहेंगी हमारी? 100 प्लस क्लासे आपके साथ रहेंगी हमारी स्टैटिक जीके की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक सभी को पता है, विश्व विरासत सूची, यानी कि भारत में शामिल होने वाले स्थलों की सूची की आज हम बात करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखिएगा, चलते हैं आगे। तो पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो भारत के विश्व धरोहर स्थल हो गए, यानी कि साइट जो हमारी होती है वर्ल्ड हेरिटेज में जितनी साइट्स हैं उन सभी की हम चर्चा करेंगे आज। अब पूरे भारत की सैर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि भारत के स्थलों की मतलब जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती है, कैसे विश्व के स्तर जो होते हैं वो भारत के स्थलों को शामिल करेंगे, किसका कौन रिस्पॉन्सिबल है विश्व विरासत स्थलों को घोषित करने के लिए। तो विश्व धरोहर स्थल की बात करेंगे तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो आपका विश्व विरासत दिवस होता है वो आपके 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और भारतीय संविधान के अगर अंतर्गत हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अगर बात करें, तो भारतीय संविधान के टोटल मिला के 25 भाग है। 25 भागों में से आपकी जो एक भाग है, भाग नंबर 4, वो किससे संबंधित है? वो आपके डीपीएसपी से संबंधित है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा वहां पर की जाती है। तो उसमें एक आर्टिकल नंबर आपका 49 आता है। आर्टिकल नंबर 49 आपका आता है। तो आर्टिकल नंबर 49 क्या होता है कि भारत में जितने भी स्मारक हैं जो आपके विश्व विरासत सूची, ये जिनको संरक्षण प्राप्त है किसका? भारत सरकार का। ये विश्व के द्वारा किसी संगठन के द्वारा उनको संरक्षित किया गया है, तो उनकी रक्षा करना, यानी कि स्मारकों से संबंधित है आपका अनुच्छेद नंबर 49। तो आप याद रखिएगा कि हमें भारतीय संविधान में जो आपका डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप स्टेट पॉलिसी जो आपका आता है, वो भी हमको क्या बताता है? तो वो भी हमको बताता है कि जितनी भी आपकी स्मारक है, जैसे विश्व धरोहर हो गए या किसी को संरक्षण भारत सरकार के द्वारा या किसी विश्व के संगठन के द्वारा, तो उनकी क्या करें? रक्षा करें। तो डीपीएसपी हमको ये बताता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में भी स्थलों को शामिल किया गया है। स्मारक हो गए, राष्ट्रीय भवन हो गए, उन सभी को शामिल किया जाता है यहाँ पे। अब हम समझते हैं कि कौन से स्थल होंगे। तो जो रिस्पॉन्सिबल जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? आपका यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है। इसकी अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आपके न्यूयॉर्क में। ठीक है, याद रखिएगा, इसका न्यूयॉर्क में मुख्यालय है आपके।
यूएनओ का, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन संगठन बोलते हैं, ठीक है। इसके एक संगठन है संयुक्त राष्ट्र शिक्षण वैज्ञानिक व सांस्कृतिक जो संगठन है आपका यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को का एक संगठन है, उसके अंतर्गत आता है। लेकिन यूनेस्को के मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है, वो आपके पेरिस में है। तो याद रखिएगा यूएन का मुख्यालय जो है वो आपके न्यूयॉर्क में है, जो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपके पेरिस में है। पेरिस की बात करेंगे तो पेरिस आपके सीन नदी के किनारे है। इस नदी के किनारे है पेरिस, तो पेरिस आपका यहाँ से सीन नदी के किनारे है, राइट। हो गया हमारा यहाँ से। तो देखिएगा यूनेस्को यूएन की एक विशिष्ट संस्था है। तो यूनेस्को जो है वो किसकी संस्था है, यूएन की संस्था है। अभी मैंने आपको बताया यूएन का मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में है, लेकिन जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय आपके कहाँ पर है, तो उसका मुख्यालय पेरिस में है। अगर हम इंग्लिश में फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन, ध्यान से सुनिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, हमारी फुल फॉर्म होती है। तो नवीन रूपों में संगठन देता है। और ये जो यूएनओ का जो अंतर्गत जो संस्था है यूनेस्को, भाई क्या करती है, भाई स्थलों को शामिल करती है। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, आपके पेरिस में है, ठीक है। और दर्शनीय स्थल मतलब जो देखने के लिए स्थल होते हैं, तो स्थलों को कई पार्टों में डिवाइड भी करती है सरकार, लेकिन सभी का रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन है, आपका यूनेस्को होता है। तो जब यूनेस्को बना था तो कितने सदस्यों के द्वारा गठित हुआ था, तो 21 सदस्यों के द्वारा यहाँ पर गठित हुआ था यूनेस्को, ठीक है। और जो अधिनियम बना था यूनेस्को के लिए वो 1972 अधिनियम बना था, जिसके अंतर्गत स्थलों को क्या कराता है, शामिल किया जाता है यहाँ पर। तो इटली ऐसा विश्व का ऐसा देश है जिसकी सबसे ज्यादा स्थल हैं जो आपके यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो इटली जो है उसके विश्व में सबसे ज्यादा स्थल हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। अभी देखेंगे कितने स्थल हैं और कौन कौन से स्थल हैं भारत के, ठीक है। यहाँ से देखते हैं तो चुनने का अधिकार क्या क्या है। देखो विश्व धरोहर चुनने का जो अधिकार है वो क्या है, इन्हें विश्व धरोहर किसमें के 1972 के अंतर्गत रखा जाता है। जो भी स्थल है उनको 1972 के अंतर्गत ही रखा जाएगा। दायरे को नियमित रूप से दर्शनीय स्थल होता है आपके, ठीक है। आप देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो हमारा बनेगा, 6 सांस्कृतिक एवं 4 प्राकृतिक क्षेत्रों के आधार पर चुना जाता है। तो 6 सांस्कृतिक व 4 प्राकृतिक क्षेत्रों के आधार पर चुना जाता है। परिचालन के साथ साथ 10 क्षेत्रों में सिर्फ एक जोड़ा को चुना जाता है, लेकिन 10 के अंतर्गत सिर्फ एक। आप धरोहर की अंतिम सूची में स्थान रखिएगा, तो जिसको चाहेगी अंतिम सूची बताना होता है, यानी प्राकृतिक स्थल को भी रख सकते हैं, इसीलिए उन्हें विश्व दर्शनीय स्थल के नाम से जानते हैं। तो कुछ थ्योरी थी आपको समझाने के लिए यहाँ से। अब हम यहाँ से पॉइंट एक देखेंगे कि देशों को अपनी अंतिम मंजूरी कम से कम प्रत्येक 10 वर्ष से, याद रखिएगा, कम से कम प्रत्येक 10 वर्षों में पुनः परीक्षण कर लेना चाहिए। तो जो भी सूची है उसका 10 वर्षों में परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से कुछ। अब भारत में बात करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी हमने बात डिस्कस करा था कि विश्व में विश्व धरोहर कितने स्थल है। तो विश्व में अगर बात करेंगे तो टोटल मिला के आपके 1157 स्थल आते हैं। कितने आपके आते हैं, 1157 स्थल आते हैं। तो 3 कैटेगरी में स्थलों को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 3 कैटेगरी में स्थलों को डिवाइड किया जाता है। तो पहली जो कैटेगरी हमारी होती है वो होती है सांस्कृतिक, ठीक है। सांस्कृतिक स्थलों की संख्या में डिवाइड किया जाता है। सांस्कृतिक के बाद अगर हम बात करेंगे, ठीक है, सांस्कृतिक के बाद बात करेंगे तो कुछ स्थलों को प्राकृतिक स्थलों के रूप में डिवाइड किया जाता है। और प्राकृतिक के बाद की अगर हम बात करेंगे तो जो कुछ स्थल होते हैं उनको मिश्रित स्थल के रूप में डिवाइड किया जाता है। किस स्थल के रूप में डिवाइड किया जाता है, मिश्रित स्थल के रूप में यहाँ से डिवाइड किया जाता है। तो अब देखिएगा आपके, तो इतने जो विश्व में 1157 स्थल हैं उसमें से अगर हम बात करेंगे तो जो 900 जो स्थल हैं वो कैसे हैं, आपके सांस्कृतिक स्थल हैं। 218 जो स्थल हैं वो आपके कैसे हैं, प्राकृतिक स्थल हैं। अब पूरे विश्व में अगर बात करेंगे तो 39 स्थल जो हैं वो कैसे हैं, आपके मिश्रित स्थल हैं। जिसमें से हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो स्थलों की जो संख्या है आपके, तो सबसे ज्यादा जो स्थलों की संख्या है वो कहाँ पर है, आपके इटली में है।
और इटली के बाद जो स्थलों की जो संख्या है वो कहाँ पर है आपके, तो इटली के बाद जो स्थलों की संख्या है वो कहाँ पर है आपके चाइना में। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो स्थल हैं वो आपके इटली, और उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर बात करेंगे तो कहाँ पर है आपके चाइना में सबसे ज्यादा स्थल हैं आपके विश्व के। ठीक है, यहाँ से चलिए आगे देखते हैं कि आगे का प्लान हमारा क्या रहता है। यहाँ से तो आगे के प्लान की बात करते हैं। अब आ जाते हैं हम भारत के स्थलों की बात करते हैं। कहाँ की बात करते हैं, भारत के स्थलों की बात करते हैं। तो देखिएगा अगर भारत के स्थलों की यहाँ से बात करें तो भारत में कुल आपके 40 स्थल हैं। कितने स्थल हैं कुल आपके, तो भारत में कुल आपके 40 स्थल हैं, जिसमें से अगर हम बात करेंगे कि आपके सांस्कृतिक स्थल कितने हैं, तो सांस्कृतिक स्थलों की संख्या आपके 32 है। आपके प्राकृतिक स्थल कितने हैं, तो प्राकृतिक स्थलों की संख्या 7 है। और आपकी अगर मिश्रित स्थल की बात करेंगे तो मिश्रित स्थल आपका कितना है, 1 है। तो मिश्रित स्थल आपका 1 है, बाकी आपके प्राकृतिक 7 हैं। और आपके सांस्कृतिक की बात करेंगे तो 32 आपके सांस्कृतिक है। टोटल मिला के जो स्थल है वो कौन है आपके, तो टोटल मिला के यहाँ पर अगर स्थलों की हम बात करेंगे तो स्थल आपके टोटल 40 है। अगर 40वें स्थल की हम ब्रीफ में बात कर लेते हैं तो कौन सा आपका धौलावीरा, राइट। अगर एक मिश्रित स्थल को देख लेते हैं तो सिक्किम में है आपका कंचनजंगा। देखेंगे बाद में डिटेल पार्ट में कि कंचनजंगा कैसे आपका मिश्रित स्थल है भारत का। ठीक है, और 32 हम यहाँ से अलग पढ़ेंगे, 7 आपके अलग पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा अगर स्थल की बात करेंगे, सबसे ज्यादा जो स्थल है हमारे वो कहाँ पर है आपके महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के कुल मिलाकर भारत के विश्व यूनेस्को में 40 में से जो आपके 5 स्थल हैं वो कहाँ कर हैं आपके महाराष्ट्र के हैं। तो कौन कौन से हैं आपके, अजंता की गुफाएं आपकी होगी। उसके बाद में बात करेंगे तो एलोरा की गुफाएं। उसके बाद अगर बात करेंगे तो एलिफेंटा की गुफाएं। उसके बाद एक पार्ट है हमारा शिवाजी टर्मिनल, ये आपका शिवाजी टर्मिनल के अंतर्गत आ गया। उसके बाद जो हमारा आएगा वो विक्टोरिया आर्ट गैलरी। तो महाराष्ट्र के ऐसे 5 पार्ट आते हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में क्या है आपके शामिल है। देखिए महाराष्ट्र में सबसे अधिक स्थल है भारत के। उसके बाद बात करेंगे कि इटली में सबसे ज्यादा स्थल हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है हमारा चाइना है। तो ठीक है, तो ऐसे स्थलों की सूची हम देखेंगे। अब हम चलेंगे भारत की शहर की ओर। अब करेंगे भारत के 40 स्थलों की शहरों की चर्चा करेंगे। तो पूरे भारत को घूमेंगे यहाँ से, और यहीं बैठे बैठे पूरे भारत को हम देख लेंगे यहाँ से। तो देखिएगा कि जो भारत के सांस्कृतिक जो धरोहर स्थल है उसमें सबसे पहले जो भारत में शामिल किया गया था आगरा के किले को शामिल किया गया था। आप देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन किया गया है आगरे के किले को। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे आगरे के किले को। तो आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, 1983 में शामिल किया। और उत्तर प्रदेश पहला ऐसा शहर बना है जिसके सबसे पहले स्मारक को यानी कि इमारत को रखा गया, जिसको हम कह सकते हैं आगरा का किला। तो आगरा का किला जो था उसको जो बनवाया था वो अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था आपके, आगरे के किले को बनवाने वाला जो मुगल सम्राट था वो अकबर था। इसने 1565 से लेके 1573 के बीच में बनवाया था आगरा का किला। और इसमें ये पूरी तरह से अकबर के शासन काल में बन तो गया था, लेकिन बाद में क्षतिग्रस्त हो गया। तो इसको शेष जो निर्माण था वो किसने कराया था, वो शाहजहां ने कराया था। तो इसका शेष जो निर्माण है वो शाहजहां ने कराया था। और शाहजहां का जो शासन टाइम है मुगल बादशाहों में वो आपके अगर बात करेंगे 1627 से लेके, यहां से बात करेंगे 1627 से लेके 1658 के अंतर्गत आता है। और अगर मुगल बादशाह अकबर के शासन टाइम की अगर हम बात करेंगे तो अकबर का शासन है 1556 से लेके 1605। ये आपके मुगल बादशाह अकबर का शासन है। तो देखिएगा कि अकबर और शाहजहां ने इसके शेष निर्माण कार्य को पूरा कराया था, लेकिन वास्तविक निर्माण किसने कराया था, अकबर के द्वारा कराया गया था।
तो अकबर के द्वारा इसको समथिंग 8 सालों में बना के तैयार कर दिया गया था और आज भी है। तो 1983 में शामिल किया गया था उत्तर प्रदेश के किसको, ठीक है, आगरे के किले को शामिल किया गया था। तो अकबर का साम्राज्य जो है वो बहुत ही विस्तारित साम्राज्य था। अकबर एक ऐसा शासक था जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, है ना। एक मुगल बादशाह था जो पूरी तरह से क्या था, अनपढ़ था, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था। जब 1398 में भारत पर आक्रमण करा था तैमूर ने, तो भारत की जितनी भी अर्थव्यवस्था थी वो सब क्या थी, बिगड़ गई थी। तो ऐसा कोई सम्राट नहीं बैठा जो भारत की अर्थव्यवस्था को चला सके। तो उसके बाद जब 1556 में एक व्यक्ति बैठता है मुगल बादशाह जिसका नाम होता है अकबर, तो 58 वर्षों के बाद में, 158 वर्षों के बाद में ऐसा कोई व्यक्ति आता है जो भारत की जो स्थिति है उसको मजबूत कर देता है। तो वह मुगल बादशाह कौन है, अकबर है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो उस समय मुगल बादशाह भी कौन था, अकबर ही हमारे मुगल बादशाह थे। तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रयत्न करा है किसी बादशाह ने, तो वो कौन है, हमारे अकबर मुगल बादशाह हैं। तो अकबर ने ऐसी कई सारी इमारतें बनवाई थी, जिसमें से पहला आगरा का किला जो है वो 1983 में शामिल किया गया था। कहां पर, आपके आगरा में शामिल किया गया था। ठीक है, आप देख के आइएगा। तो आप एक मोटिव रखिएगा कि भारत के जितने भी हम स्थल अभी पढ़ेंगे उन सभी को क्या करेंगे, देख के आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, यानी कि दूसरे नंबर पे शामिल की गई थी अजंता की गुफाओं को। तो पहला आगरा का किला, दूसरा अजंता की गुफाओं को, और 1983 में ही इसको भी शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, 1983 में। ये कहां पर है, ये आपके महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंध रखती हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं। किन्होंने इनकी खोज करी थी, ठीक है, कितनी गुफाएं हैं यहाँ पर, तो देखिएगा 29 चट्टानों 29 चट्टानों को काटकर बनाया गया स्मारक है, ये बनाई गई गुफाएं हैं। और इन गुफाओं को क्या कहते हैं, हम बौद्ध गुफाएं कहते हैं। तो ये किस धर्म से बिलोंग करती हैं, ये बौद्ध धर्म से बिलोंग करती हैं, राइट। यहाँ पर तो 29 चट्टानों को काटकर ये बनाई गई थी। इनकी जो खोज की गई थी, तो इनकी जो खोज की गई थी वो की गई थी आपके 1918 में इनकी खोज की गई थी। और ये बौद्ध गुफाएं हैं आपके, और इनकी जो खोज की थी वो आपके बकाटक वंश के एक शासक थे, जिन्हें हम अंतिम शासक के नाम से जानते हैं, हरिसेन। तो हरिसेन ने ही इन गुफाओं की खोज की थी। तो याद रखिए इनकी खोज 1819 में की गई थी। और इनको बनाने का कार्य, इनके निर्माण कार्य में जो योगदान दिया था वो किसने दिया था, हरिसेन ने दिया था। हरिसेन कौन थे, तो हरिसेन आपके बकाटक वंश के क्या थे, ये अंतिम शासक थे, बटाकक वंश के अंतिम शासक थे। और बकाटक वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, आपके बिंद शक्ति। तो बिंद शक्ति को फाउंडर ऑफ बकाटक वंश के नाम से जानते हैं। तो अजंता गुफाएं जो बौद्ध गुफाएं हैं आपके, याद रखिएगा कौन सी गुफाएं, आपके बौद्ध गुफाएं। तो 1983 में इनको शामिल किया गया था। एरोला की अगर बात करेंगे, एरोला के टेम्पल की बात करेंगे, गुफाओं की बात करेंगे, तो इसको भी 1983 में शामिल किया गया था। ये कहां पर है आपके, ये भी आपके महाराष्ट्र में है। तो एरोला की गुफाओं की बात करेंगे, ठीक है, तो इनको राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इनको बनवाया गया था। और इसमें कुल मिला के आपकी कितनी गुफाएं हैं, तो 34 गुफाएं हैं। तो 34 गुफाएं हैं। और ये जो 34 गुफाएं हैं ये आपके 3 धर्मों से संबंध रखती हैं। कितने धर्मों से संबंध रखती है, आपके 3 धर्मों से संबंध रखती हैं। तो आपके बौद्ध धर्म से संबंध रखेंगी, उसके बाद हिंदू धर्म से संबंध रखेंगी, और फिर आपके जैन धर्म से संबंध रखेंगे। तो 1 नंबर से लेके अगर 12 नंबर तक बात करेंगे तो बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं। 13 नंबर से अगर 29 नंबर की बात करेंगे तो आपके जैन धर्म की गुफाएं हैं। और 29 नंबर से लेके 34 नंबर की बात करेंगे तो आपके जैन धर्म की गुफाएं हैं। और 13 से 29 आपके हिंदू धर्म की गुफाएं हैं। ठीक है, तो इनका जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था, राष्ट्रकूट वंशों के शासक ने। राष्ट्रकूट की अगर बात करेंगे, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग। दंती दुर्ग क्या था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हुआ जो 1983 में शामिल किया गया महाराष्ट्र से। ठीक है,
फिर ताजमहल की बात करेंगे तो 1983 में उत्तर प्रदेश का ताजमहल शामिल किया गया था, और ताजमहल को बनवाया किसने था? शाहजहां ने। तो शाहजहां ने ताजमहल का जो निर्माण कराना स्टार्ट किया था 1631 में निर्माण कराना स्टार्ट किया था, और 1653 में बनकर ताजमहल क्या हो गया? तैयार हो गया। तो कुल मिलाकर इसमें कितने वर्ष लगे? कुल मिलाकर इसमें 22 वर्ष लगे। तो 1653 का मतलब यहाँ पर क्या है देखिएगा, आप ये फुब्बारे देख रहे हैं तो 53 आपके फुब्बारे लगे हैं, 16 क्या है आपके दरवाजे हैं, और 22 इसमें क्या है, तो टोटल मिला के 22 क्या है पूरे ताजमहल में गुंबद है। और दुनिया की सबसे सुंदर अजूबों में गिना जाता है आपके ताजमहल। किसने बनाया था ताजमहल को? उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। ठीक है। तो भारत में एक द्वितीय ताजमहल है, तो द्वितीय ताजमहल भी किसने बनाया था? द्वितीय ताजमहल भी उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। और द्वितीय ताजमहल हम किसे कहते हैं? तो द्वितीय ताजमहल हम कहते हैं बीबी का मकबरा। अगर पिता, पिता कौन? शाहजहां। शाहजहां का पुत्र जो था वो कौन था? औरंगजेब। अगर पिता प्रेमी था तो बेटा भी प्रेमी था, तो बेटा ने अपनी पत्नी राबिया उल दौरानी, अपनी पत्नी राबिया उल दौरानी, राबिया उल दौरानी की याद में क्या बनाया था? बीबी का मकबरा बनाया था, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, और यही आपका द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसको भी उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही क्या करा था? डिजाइन किया था, उसी ने इसको बनाया था। तो ये देखिएगा 22 वर्ष लगे हैं ताजमहल को बनवाने में, क्योंकि 1631 में मृत्यु हुई थी किसकी? तो अगर इनकी जो पत्नी थी मुमताज, मुमताज बेगम, उनकी जो उनका जो जन्म हुआ था वो 1592 ईस्वी में जन्म हुआ था आगरा में। जन्म कहां पर हुआ था? आगरा में। लेकिन 1631 में उनकी जो मृत्यु हुई थी वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कई बार पेपर में पूछा गया है कि मुमताज की मृत्यु क्या थी, कहां पर हुई थी? तो मध्य प्रदेश बुरहानपुर में क्या हुई थी? मुमताज की मृत्यु हुई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद ही ताजमहल का निर्माण कार्य क्या करा गया? शुरू किया गया। और ताजमहल किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया था। इसीलिए ठीक है, शाहजहां का समय आपको हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया था। शाहजहां के समय की अगर बात करेंगे तो शाहजहां 1627 से लेके 1658 तक अपने साम्राज्य स्थापित किए थे। और शाहजहां की जो मृत्यु हुई थी वो 1666 में हुई थी। लेकिन औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को पहले ही कारागार में क्या कर दिया था? कैद कर दिया था। तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी हम जानते थे। तो देखिएगा ये आपका क्या है? ताजमहल है, और बहुत ही सुंदर इमारत है। आप देखिएगा। ठीक है। किस क्षेत्र में रखा हुआ है? तो ईरानी वास्तुकला के क्षेत्र में प्रमुख योगदान रखता है ताजमहल आपका। महाबलीपुरम के स्मारकों की अगर बात करेंगे तो शामिल किया गया 1984 में। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि 1983 में कितने स्थलों को शामिल किया गया, ठीक है, कितने स्थलों को यहां पर शामिल किया गया, तो सबसे पहले आपको पता है कि आगरा के किले को शामिल किया गया। आगरा के किले को शामिल किया गया, राइट। आगरा के किले के बाद शामिल किया गया किसको? आपकी अजंता की गुफाओं को। उसके बाद शामिल किया गया एलोरा की गुफाओं को। और उसके बाद शामिल किया गया ताजमहल को। तो देखिएगा ये भी आपके महाराष्ट्र से हैं, और इनकी अगर बात करेंगे तो ये आपके कहां पर हैं? आपके उत्तर प्रदेश से। तो याद रखिएगा कुछ पॉइंट हैं आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि 1983 में किसे शामिल नहीं किया गया था, या सबसे पहले जिसे 1983 में से शामिल किया गया था उसमें सबसे पहला आगरा का किला होगा, और दूसरे स्टेज पे क्या आएगी? अजंता की गुफाएं होंगी, जो किस धर्म से संबंध रखती हैं? आपके बौद्ध धर्म से क्या रखती हैं? संबंध रखती हैं। तो कुछ इसी टाइप से प्रश्न भी आपके कई सारे बनेंगे। अब देखिए कि महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं उनको 1984 में शामिल किया गया था। आप देखिएगा मंदिर कितनी खूबसूरत स्थिति में है। यहाँ से अगर बात करेंगे किसने बनवाए थे, तो पल्लव शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। पल्लव शासक में एक शक्तिशाली शासक था
तो पल्लव शासकों के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था और इसमें एक शक्तिशाली शासक था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ये शासक था, तो इसी ने क्या करा था, इनका निर्माण करा दिया था। ठीक है, पल्लव वंश की बात करेंगे तो पल्लव वंश का जो संस्थापक है उनके हम कहते हैं सिंह विष्णु, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पल्लव वंश की राजधानी की अगर बात करेंगे तो कांचीपुरम। कांचीपुरम क्या थी, पल्लव वंश की राजधानी थी। राइट, यहां से तो महाबलीपुरम के स्मारक यहीं से आपके आते हैं। ठीक है, अगला देखें सूर्य मंदिर या कोणार्क का मंदिर। ये आपका 1984 में शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। कहां पर है, आपकी उड़ीसा में। उड़ीसा में रथ यात्रा निकलती है, इसे जगन्नाथपुरी की यात्रा के नाम से जानते हैं। ये आपके उड़ीसा में निकलती है। और ये देखिएगा कितना प्यारा सा टेम्पल है, इसे हम कहते हैं सूर्य मंदिर। आपके कहां पर है, उड़ीसा में है। तो 40 स्थल के लिए हमें पेशेंस बना रखेगा, तभी आपको हम बता पाएंगे कि 40 स्थल हमारे कौन कौन से हैं। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को शामिल किया गया 1986 में। देखिएगा गोवा, गोवा पर पूरी तरह से जो कब्जा था वो पुर्तगालियों का था। तो 1510 में पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। तो इन जो चर्चों का निर्माण जो था वो किसने कराया था, पुर्तगाली ने कराया। तो पुर्तगालियों ने इन कब्जों का निर्माण कराया था। गोवा पर पूरी तरह से पुर्तगालियों ने जो अत्याचार कर लिया वो 1510 में। भारत आने वाला जो पहला जो पुर्तगाली था वो आया था 20 मई 1498 को, और जिसको हम कहते हैं वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा भी आपकी, वास्को डिगामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था। और वास्को डिगामा जो था उसने क्या करा था, अपने नाम से एक सिटी स्थापित कर दी थी गोवा में। तो गोवा में सबसे बड़ी सिटी है आपके वास्को डिगामा के नाम से। और वास्को डिगामा जो था ये क्या लेके गया था, काली मिर्च। इसने पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार जो स्टार्ट किया था वो किसका किया था, काली मिर्च को। और पुर्तगाली जो काली मिर्च को किस नाम से जानते थे, एवन प्रिय के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, तो एवन प्रिय के नाम से जानते थे काली मिर्च को। और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा था। 1510 में पूरी तरह से ये पुर्तगाल, गोवा जो था वो किसके अधिकार में आ गया, तो पुर्तगालियों के अधिकार में आपका गोवा पूरी तरह से आ गया। ये देखिएगा चर्च। ठीक है, उसके बाद है फतेहपुर सीकरी को उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया। तो उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थल है जो फतेहपुर सीकरी, जो कहां पर है, आपके उत्तर प्रदेश में है। तो तीसरा स्थल आप देखिएगा कितना सुंदर शहर है, और बसाया गया था मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, आपके अकबर। तो अकबर ने अपने साम्राज्य की 12 वर्षों तक राजधानी बनाया किसको, फतेहपुर सीकरी को। तो प्रश्न बनेगा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा की गई। और अकबर ने अपने साम्राज्य की, मुगल साम्राज्य की 12 वर्षों तक राजधानी बनाकर रखा फतेहपुर सीकरी को। तो फतेहपुर सीकरी में आपके कई सारे इमारतों को बनवाया, जैसे बुलंद दरवाजा को बनवाया फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद इबादत खाने को बनवाया फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, इबादत खाने को भी फतेहपुर सीकरी में बना। ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाई गई थी। और फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना करी थी वो किसने की थी, अकबर ने की थी फतेहपुर सीकरी की स्थापना। तो बहुत ही सुंदर शहर है आपका फतेहपुर सीकरी, आगरा में ही है आपके। आगरा से 30-32 किलोमीटर डिस्टेंस पर पड़ता है फतेहपुर सीकरी। तो इसमें कई सारी इमारतों, यानी कि फतेहपुर सीकरी में ही पूरी तरह से 12 तरह से राजधानी अकबर के द्वारा स्थापित। अकबर का शासनकाल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिएगा अगला जो है हम्पी के स्मारक को साझा कर रहे हैं। तो देखिएगा हम्पी के स्मारक कितने अच्छे आपके बनाए गए हैं। ठीक है, तो हम्पी को शामिल किया गया था 1986 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर स्थल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहां पर है, कर्नाटक में। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा था हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा था। ठीक है, अब विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1936 में की गई थी। दो सगे भाई थे, एक था हरिहर और एक क्या था, बुक्का। तो हरिहर और बुक्का के द्वारा
दो सगे भाइयों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी विजयनगर साम्राज्य की, और इसी के अकॉर्डिंग एक साम्राज्य और भी बना जिसकी स्थापना 1947 में की गई, जिसे कहते हैं बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य। तो ये दोनों जो साम्राज्य थे, ठीक है, ये दोनों जो साम्राज्य थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापित किए गए थे, और हम्पी उसी समय क्या था, अस्तित्व में आया था। तो हम्पी आपका जो है आपके किस नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा आपके कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है आपका क्या, हम्पी। तो यहां से देखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की प्रश्न कई सारे बनते हैं। विजयनगर साम्राज्य के जो सबसे शक्तिशाली जो राजा थे उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली राजा रहे विजयनगर साम्राज्य के, और इन्होंने एक रचना लिखी जिसे हम कहते हैं अमुक्त अमुक्त मल्लयाद। इन्होंने एक रचना लिखी जिसे हम कहते हैं अमुक्त मल्लयाद। तो अमुक्त मल्लयाद की अगर हम बात करेंगे तो आपके किस भाषा में है, तो वो आपके तेलुगु भाषा में लिखी गई है, ठीक है, तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। तो इन्हीं के समय में भारतवर्ष में किसका निर्माण किया गया था, अष्टदिग्गज का निर्माण किया था। तो अष्टदिग्गज की जो सभा लगती थी वो किसके समय में लगती थी, कृष्ण देव राय के समय में लगती थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़े थे कि पुर्तगाली भारत में आया था, तो इनके समय में एक पुर्तगाली आया था जिसके नाम की अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम था डोमिगो पायस। तो डोमिगो पायस जो पुर्तगाली था वो किसके समय में भारत आया था, कृष्ण देव राय के समय में भारत आया था। तो विजयनगर साम्राज्य क्या था, 4 भागों में विभाजित था, यानी कि बटा हुआ कितने भागों में थे, 4 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। अब देखिए खजुराहो के मंदिर यानी कि मध्य प्रदेश का पहला स्थल है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 1986 में। कहां पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। तो खजुराहो के जो मंदिर थे उनका जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था, चंदेल शासकों ने। तो चंदेल शासकों द्वारा इन मंदिरों का निर्माण कराया गया, ठीक है। और चंदेल शासकों ने निर्माण कराया था, तो देखिएगा उसमें जो सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कंदारिया महादेव का मंदिर है। कंदारिया महादेव का मंदिर जो है वो खजुराहो के मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर है, और मध्य प्रदेश का पहला स्थल है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये आपके मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, आपके छतरपुर, ठीक है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो छतरपुर जिले के अंतर्गत आते हैं आपके, ठीक है। तो किसने बनवाए थे, तो चंदेल शासकों ने बनवाए थे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एलिफेंटा गुफाएं मैंने आपको शुरुआत में बताया था, महाराष्ट्र के 5 स्थल शामिल है जिसमें तीसरा स्थल 1987 में शामिल किया गया जिसे हम कहते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। तो कहां पर है आपके, ठीक है, तो आपके महाराष्ट्र में है। आप देखिए कितनी खूबसूरत है एलिफेंटा की गुफाएं आपके। उसके बाद बात करेंगे तो तंजावुर हो गया आपका, गंगई कोंडा चोलापुरम हो गया, दारासुरम हो गया, और महान जीवित चोल मंदिर को 1987 और 2004 में, तो शुरुआत के 1987 और 2004 में शामिल किया गया था। कहां पर है, आपके कर्नाटक में है। किसने, राजा राज चोल ने बनवाया था इनको, ठीक है। तो देखिएगा कितने खूबसूरत प्लेस हैं आपके, ठीक है। तो पद्दाकल में स्मारक का जो समूह था उसको कब शामिल किया गया, तो 1987 में उसको शामिल किया गया था। 1987 में शामिल किया गया था। कहां पर है, आपके कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। कहां पर है, आपके कर्नाटक राज्य में है। ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, सांची का स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। आप सुनिएगा कब शामिल किया गया, तो 1989 में इसको शामिल किया विश्व यूनेस्को की सूची में। सम्राट अशोक का नाम आप लोग जानते होंगे। तो महान सम्राट अशोक की अगर हम बात करेंगे तो सम्राट अशोक ने भारतवर्ष में 84,000 कितना 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। लेकिन अगर बात करें कि भारतवर्ष में हमको कितने आज की डेट में प्रदर्शित होते हैं, कितने हमको दिखाई देते हैं, तो 2 ही हमको दिखाई देते हैं, एक सारनाथ का स्तूप और एक आपका सांची का स्तूप। तो सारनाथ का स्तूप हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है जहां से भारत का अशोक स्तंभ लिया गया है। आप किसी भी प्रशासनिक बल में नौकरी करेंगे तो आपके कंधे पर किसका निशान होगा, अशोक का निशान होगा। तो अशोक महान है,
ठीक है। और उसके बाद सांची का स्तूप आपके कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, जिसे विश्व यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, और सारनाथ को अभी तक शामिल नहीं किया गया है विश्व की यूनेस्को की सूची में। तो 84,000 जो सम्राट अशोक ने जो निर्माण कराए थे, उसमें से 2 ही हमको देखने को मिलते हैं। और सम्राट अशोक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जनता को शिलालेखों के माध्यम से संबोधित किया था, और उनका जो पहला जो शिलालेख था वो 1837 में जेम्स प्रीसेप ने खोजा था। किसने खोजा था? जेम्स प्रीसेप ने 1834 में शिलालेख खोजा था सबसे पहला। ठीक है। और जो पहला जो शिलालेख खोजा गया था वो किस लिपि में था? तो लिपि मतलब क्या होता है? लिखने की कला होती है, तो वो लिपि थी आपकी ब्राह्मी लिपि। ठीक है। किस लिपि में था? तो वो लिपि आपकी क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। तो देखिएगा सांची का जो बौद्ध स्मारक है आपके, वो आपके मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में शामिल होने वाला क्या है? दूसरा। ठीक है, दूसरा स्थल है। और ये देखिएगा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आपके रायसेन जिले में है। ठीक है, यहाँ से किस जिले की बात करेंगे तो किस जिले के अंतर्गत आती है? यानी कि रायसेन जिले के अंतर्गत आपका आता है सांची का स्तूप। ठीक है। हुमायूं का मकबरा की बात करेंगे तो हुमायूं का जो मकबरा है वो 1993 में शामिल किया गया था। देखिएगा ये हुमायूं का मकबरा है, कहाँ पर है? आपके दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, इसको शामिल किया गया था। दिल्ली की अगर बात करेंगे, दिल्ली की जो स्थापना की थी अंगनपाल ने स्थापना की थी, और अंगनपाल जो थे वो किस वंश से थे? तो तोमर वंश से थे। ठीक है, किस वंश से थे? तो तोमर वंश से थे अंगनपाल। अगर बात करेंगे हुमायूं का जो मकबरा है उसको लगभग में 1558 से 1563 के अंतर्गत लगभग में सन है आपकी, इनकी जो पत्नी थी हाजी बेगा बेगम, हाजी बेगा बेगम ने बनवाया था इसको। ठीक है, तो हाजी बेगा बेगम ने बनाया था। तो आपके जो हुमायूं थे वो मुगल वंश के दूसरे मुगल सम्राट थे। इनका जो शासन टाइम है हुमायूं का वो 2 बार भारत में आपको दिखाई देगा, 1530 से लेकर 1540, और 40 के बाद जब सत्ता मुगल वंशों की क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी, तो ये पाकिस्तान इनको भगा दिया था निर्वस्त करके। और 1540 से लेके जो 1555 का जो साम्राज्य रहा था वो किसका रहा था? शूर साम्राज्य का संस्थापक रहा था, यानी कि शेरशाह सूरी के द्वारा। तो 1555 में इन्होंने जो सूर साम्राज्य के जो सैनिक थे उनको हरा दिया, और 1555 की अगर बात करेंगे तो 1555 और 1556 और 1556 के अंतर्गत ये फिर से सिंहासन पर बैठे, और शेरशाह का जो संग्रहालय था उसकी सीढ़ियों से गिरकर क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद इनके मकबरे का निर्माण कराया था इनकी बेगम ने कराया था। यहाँ से 1558 में बनना स्टार्ट हुआ था ये मकबरा जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, तो भारत में क्या था? मुगल वंश की पहली बार जब नींव रखी गई तो पानीपत के प्रथम युद्ध से नींव रखी गई थी, जो इब्राहिम लोदी और आपके किसके मध्य हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के मध्य हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा गया था। तो पूरे अगर हिस्ट्री की बात हम करेंगे तो एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में ही मारा गया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल वंश की नींव रखी गई, लेकिन जब पानीपत का दूसरा जब युद्ध हुआ था, ठीक है, अकबर और हेमू के मध्य में, तो उस युद्ध से क्या था? पानीपत मतलब मुगल वंश की पुनः शक्ति जो थी वो क्या थी? स्थापित हो गई भारत में, वरना मुगल वंश क्या होता है? समाप्त होता। तो ऐसा महान काम करने वाला जो सम्राट अकबर थे वही थे। तो मुगल वंश के मतलब पानीपत के पहले युद्ध की बात करें मुगल वंश की नींव रखेगी, लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध से मुगल वंश के आगे फिर से अस्तित्व में आ गया था। इसीलिए अकबर की बात करेंगे तो अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, और बाबर को मुगल वंश का संस्थापक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुतुब मीनार देखिएगा, और इसके स्मारक यानी कुतुब मीनार देखिएगा दिल्ली 1983 में है ना। और आपसे प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कुतुब मीनार कितने मंजिल है? तो देखिएगा 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल और आपके 5 मंजिल। और ये क्या है भाई? ये इसको हम बोलते हैं अलाई दरवाजा। तो देखिएगा ये अलाई दरवाजा है। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? अलाई दरवाजा कहते हैं। तो अलाई दरवाजे का जो निर्माण था वो किसने कराया था? वो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था।
ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न 2 यहां से बनते हैं हमारे। एक तो ये बनता है कि भाई पहला पॉइंट तो ये हमारा बनता है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं। और अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। ये दिल्ली की बात अभी हमने बताई थी, आंगनपाल इसके संस्थापक थे। कुतुब मीनार जब शुरुआत में बनी थी तो उसको बनाने में जो योगदान दिया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था, ठीक है। उसके बाद ये क्षतिग्रस्त हो गई और उसकी चौथ है ना, इसको पूर्ण जो कराया था वो किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। तो इसको पूरा जो कराया था वो इल्तुतमिश ने कराया था। उसके बाद ये जो फिरोज शाह तुगलक का जब शासन काल आया तो इसकी चौथी मंजिल गिर गई, तो उसने चौथी मंजिल के स्थान पर और 2 मंजिलों का निर्माण करा दिया। तो कुतुब मीनार जो आज की डेट में जो आपकी आती है कुतुब मीनार, वो कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है, ठीक है। तो कुतुब मीनार में किसका किसका योगदान है? कुतुब मीनार में इन तीनों राजाओं का योगदान है। अलाउद्दीन खिलजी का योगदान कुतुब मीनार में नहीं है, क्योंकि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को बनवाने में है। कुतुब मीनार के अगर पुराने नाम की बात करेंगे तो कुतुब मीनार को हम किस नाम से जानते हैं? तो कुतुब मीनार को हम विष्णु स्तंभ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं कुतुब मीनार को? तो कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ के नाम से जानते हैं, ठीक है। राइट, याद रखिएगा आप इस बात को। चलिए अगला देखते हैं। करम भीमबेटका की गुफाएं। तो देखिएगा मध्य प्रदेश का तीसरा स्थल है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश में। तो इनकी जो खोज की थी वो 1957 में की थी। 1957 में इनकी जो खोज की थी तो श्री PS पाकड़कर ने इनकी खोज की थी। और मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागढ़ रायसेन जिले में स्थित है। अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में क्या है? आपके स्थित है। तो 1957 में इनको क्या करा था? ये स्थापित हुई थी आपके भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है। तो 1957 के अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया था और 2003 में ये विश्व धरोहर सूची में आपके शामिल हो गई। तो मध्य प्रदेश का तीसरा स्थल है। तो पहला स्थल क्या है? तो देखिएगा पहला स्थल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो पहला स्थल है हमारा खजुराहो के टेम्पल या गुफाएं। उसके बाद है हमारा दूसरा जो स्थल है वो क्या है? आपके सांची के स्तूप। और तीसरे अगर स्थल की बात करेंगे, ठीक है, तो भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो इनको 1986 में और इनको 1989 में शामिल किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पॉइंट यहाँ से बनते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। ये देखिएगा चंपानेर आपके कहाँ पर है? गुजरात में है। पावागढ़ उद्यान है, ठीक है। तो ये देखिएगा बहुत अच्छा बना हुआ है वहां पर, आप जाइएगा देखिएगा इसको, ठीक है। कहाँ पर है? आपके गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में शामिल होने वाला पहला स्थल है आपका पावागढ़। उसके बाद अगर बात करेंगे, ये तो सभी लोगों को पता ही होगा, ये भारत का क्या है? यहाँ से भारत की आजादी पर भाषण दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जो वर्तमान समय में है वो क्या करते हैं यहाँ से? तो वो यहाँ से क्या करते हैं? राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। और दिल्ली का क्या है? लाल किला है, ठीक है। तो देखिएगा लाल किला परिसर जो है उसको शामिल किया गया था 2007 में। कहां पर है? आपके दिल्ली में है। तो लाल किले के जो निर्माण था वो किसने कराया था? वो निर्माण कराया था आपके शाहजहां ने। किसने निर्माण कराया था? शाहजहां ने इसका निर्माण कराया। तो 2 चीजें यहां से आपकी आती हैं। नंबर 2 ये आती है कि लाल किला में मोती मस्जिद बनी हुई है, ठीक है। तो लाल किले में मोती मस्जिद बनी हुई है। तो मोती मस्जिद को अगर हम बीच में यहां से रखते हैं तो 2 चीजें यहां से आपकी आती हैं। क्या आती हैं? एक तो लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनी हुई है, ठीक है। और एक आपके जो आपका विश्व विरासत सूची का जो पहला स्थल था आगरा का किला, तो आगरा का किला के अंदर क्या बनी हुई है? मोती मस्जिद बनी हुई है, ठीक है। तो आगरा के किला के अंदर मोती मस्जिद बनी हुई है और दिल्ली के लाल किले के अंदर। अब प्रश्न ये बनता है कि दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी? औरंगजेब। और जो आगरा के जो किले के अंदर जो मोती मस्जिद बनी है
ये आगरा में जो मोती मस्जिद बनी है उसको किसने बनाया था? तो उसको बनाया था आपके शाहजहां ने। अगर हमारे पेपर के ऑप्शन में शाहजहां नहीं होता है तो उसको किसने बनवाया था? तो उसको जहां आरा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जहां आरा ने। राइट। तो याद रखिएगा, दिल्ली परिसर का जो लाल किला है उसको 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। अब अगले अगर बात करेंगे, ये देखिएगा। ठीक है। अब अगला अगर यहाँ से बात करते हैं तो राजस्थान के स्मारक थे कुछ, यानी कि ठीक है, कुछ किले थे राजस्थान के। तो राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों के किले हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया आपका, कुंभलगढ़ हो गया, जैसलमेर हो गया, रणथंभौर नेशनल पार्क भी है आपका। ठीक है। गागनोर किला हो गया, 2013 में शामिल किया गया। अंबर हो गया, गागनोर किला हो गया राजस्थान का। ये सभी कहां पर है? आपके राजस्थान में है। पाटन में रानी की जो बाब है वो 2014 में शामिल की गई थी। कहां पर है? आपके गुजरात में है। तो 100 रुपए के नोट पर क्या बना हुआ है? तो 100 रुपए के नोट पर आपकी रानी की बाब बनी है। तो रानी का जो बाब का जो निर्माण था वो किसने कराया था? राजा, ये बोल सकते हैं रानी उदयमती ने कराया था। ठीक है। किसने कराया था? रानी उदयमती ने। ठीक है। तो रानी उदयमती ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है। तो पाटन में रानी की बाब है जिसका निर्माण उदयमती ने कराया था। कहां पर है? आपके गुजरात में। तो गुजरात का दूसरा स्थल है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे माउंटेन रेलवे, आप कहां पर है? दार्जिलिंग में है। 1999 में शामिल किया गया था। नीलगिरी की बात करेंगे 2005 में शामिल किया गया था। कहां पर है? तमिलनाडु में है। कालका शिमला जो प्रदेश है उसे हिमाचल प्रदेश ने शामिल किया 2008 में। ये देखिएगा यहाँ पर। ठीक है। ये देखिएगा माउंट रेलवे जो ऑफ इंडिया है वो कहां पर है? आपके दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है? आपके पश्चिम बंगाल में। नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर है? आपके तमिलनाडु में है, 2005 में शामिल की गई थी। और नीलगिरी की पहाड़ियों पर एक जनजाति रहती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति भी निवास करती है। ठीक है। और जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आकर मिल जाते हैं वहां पर कौन सी पहाड़ियां बनती हैं? तो वहां पर भी आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, है ना। कालका अगर शिमला की बात करेंगे, ठीक है, तो आपके कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और शामिल किया गया था 2008 में। ठीक है। कब शामिल किया गया था? 2008 में। अब नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो देखिएगा 2016 में इसको शामिल किया गया विश्व धरोहर की सूची में। अब पूर्वी भारत का एक राज्य है, तो कहां पर है? आपके बिहार में है। कहां पर है? आपके बिहार में है। और इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो स्थापना की बात करेंगे कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। और इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जानते हैं। ठीक है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जानते हैं। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जानते हैं। ठीक है। आप देखिएगा इसको विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उसकी जो स्थापना करी थी वो धर्मपाल ने की थी। गोपाल वंश के जो संस्थापक थे, जो मतलब पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल, और पाल वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो उसको क्या कहते हैं? धर्मपाल। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। तो ये व्यक्ति जो आया था उसे नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को तहस महस कर दिया। उसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को क्या कर दिया? तहस महस कर दिया। यहाँ पर ये देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, बहुत खूबसूरत है। बंबई का क्या है? शहर है एक। उसके बाद बोधगया यानी कि महाबोधि मंदिर है। ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है आपका, उसको शामिल किया गया था महाराष्ट्र का शामिल होने वाला चौथा स्थल, 2004 में शामिल किया गया था उसको। ठीक है। महाबोधि का जो मंदिर है ये पूर्वी राज्य आपके है, तो पूर्वी राज्य क्या है? आपके बिहार में है। ठीक है। ये कहां पर है? आपके बिहार में। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। महाबोधि टेम्पल की अगर हम बात करेंगे तो भगवान बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसको हम क्या कहते हैं? बोध गया कहते हैं। तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम बोध गया के नाम से जानते हैं। वहीं पर महाबोधि टेम्पल बनाया गया है। पीपल वृक्ष, जो पीपल वृक्ष के नीचे, जिस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस वृक्ष के पत्ते और उस वृक्ष को छूना, इसके गिरे हुए पत्ते को भी हम नहीं छू सकते हैं। अगर छूते हैं तो हमें कुछ सालों के लिए क्या हो जाएगी?
कैद हो जाएगी। तो ये आपके बिहार में है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया। अब 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो कितने वर्ष लगे ज्ञान प्राप्त करने में? 6 वर्ष। और 6 वर्षों के बाद महाबोधि ग्रंथों में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? कैलव्य के नाम से जाना जाता है। कैलव्य के नाम से जाना जाता है महाबोधि। और क्या कहते हैं? संबोधि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संबोधि। तो एशिया का ज्योतिर्पुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। अब महात्मा बुद्ध की अगर बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। तो जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था नेपाल यानी कि लुम्बिनी में हुआ था। और अगर बात करेंगे मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो मृत्यु आपके पावापुरी में हुई थी, ठीक है। तो जो घर त्यागने की जो घटना थी उसे महावनिष्कर्मण के नाम से जाना गया। जब ज्ञान की प्राप्ति करी तो पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको क्या कहा था? तो पहले उपदेश को सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा था। और मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया था बौद्ध ग्रंथों में। तो बौद्ध धर्म को भी आप देखिएगा यहाँ से, ठीक है। ये देखिएगा जंत्रम मंत्रम की अगर बात करेंगे तो जयपुर में है आपके, और 2010 में इसको शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2010 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो जयपुर के एक राजा थे जिनको हम कहते हैं सवाई जयसिंह के नाम से जिनको हम जानते हैं। तो उन्होंने वेधशालाओं का निर्माण करा दिया। वेधशालाओं को ही बोलते हैं नक्षत्रशाला। तो नक्षत्रशाला का उन्होंने निर्माण करा दिया। और भारत में 5 जगह वहां पर जंत्रम मंत्रम बनवाए थे। 5 जगह बनवाया था उन्होंने। तो सबसे पहला जो बनवाया था वो कहाँ बनवाया था? उज्जैन में। उज्जैन में बना था, मथुरा में बना हुआ था, दिल्ली में बना हुआ था आपके, उत्तर प्रदेश में 2 जगह है तो वाराणसी में भी बना हुआ है, और आपके जयपुर में बना हुआ है। तो जो भी आपके स्थल हैं यहाँ से, उसमें से जो जयपुर है उसी को शामिल किया गया है 2010 में विश्व धरोहर की सूची में। तो 2010 में विश्व धरोहर की सूची में किसको शामिल किया गया? जयपुर को शामिल किया गया 2010 में। और वेधशालाएं जो हैं, जो वेधशालाएं हैं आपकी, ठीक है, इन वेधशालाओं से नक्षत्रों की जानकारी होती है। तो उज्जैन से क्या होता? उज्जैन से हमारी 23.5 डिग्री की रेखा निकलती है जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और एक कर्क रेखा जो होती है आपकी, ये भारत को दो भागों में विभाजित करती है जिसे हम कैंसर लाइन कहते हैं। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें सबसे लंबी वो सीमा जो बनाती है मध्य प्रदेश के साथ, और मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से ही कर्क रेखा निकलती है। सबसे छोटी जो सीमा बना रही है वो किसके साथ? झारखंड के साथ सबसे छोटी सीमा बनाती है। तो 5 जगह पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था। तो वेधशाला को जो निर्माण कराया था वो सवाई जयसिंह ने कराया था। सवाई जयसिंह ने कराया था, ठीक है। ये जयपुर के महाराज थे, तो इन्होंने ही वेधशालाओं का निर्माण भारत के 5 स्थानों पर करा दिया था, ठीक है। ले केबूसियर का स्थापत्यकार। जंत्रम मंत्रम देखिएगा राजस्थान का ही सिर्फ शामिल है, बाकी नहीं शामिल है। ये क्या था? चंडीगढ़ का डिजाइन करता था। क्या था? चंडीगढ़ का डिजाइन करता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि चंडीगढ़ को डिजाइन किसने किया, ये चंडीगढ़ की स्थापना किसने की। देखिए कितना खूबसूरत शहर है आपका चंडीगढ़, ठीक है। ये देखिएगा अहमदाबाद ऐतिहासिक स्थल है, यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला गुजरात का पहला शहर है, या यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला शहर भी बोल सकते हैं। तो पहला शहर है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। प्रथम शहर क्या नाम है इसका? अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का मानचेस्टर कहते हैं। भारत का मानचेस्टर के नाम से जानते हैं। अगर यहीं से हम 2 प्रश्न बना लें कि उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं और दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो उत्तर में अगर हम जाएंगे तो उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं कानपुर को। और अगर हम बात करेंगे
कि आपके दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहते हैं, उत्तर भारत का कानपुर को कहते हैं, और ओवरऑल भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का पहला ऐतिहासिक शहर है जिसे विश्व यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है आपके। ठीक है, तो अहमदाबाद को शामिल किया गया था, कहां पर है आपके, गुजरात में है। किस नदी के किनारे है, तो साबरमती नदी के आपके किनारे है। ठीक है, तो देखिएगा बंबई का विक्टोरियन आर्ट है आपका, ये शामिल किया गया था 2018 में। कहां पर शामिल किया गया था, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का 5वां स्थल है जिसे 2018 में शामिल किया गया था। ठीक है, एक प्रश्न अगर ये भी बन सकते हैं कि एग्जिट डेट क्या थी, कि कब शामिल किया गया अहमदाबाद को, तो 8 जुलाई 2017 को शामिल किया गया था। यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर था। अभी तक सब क्या थे, स्थल थे, लेकिन ये पहला शहर था। ठीक है, आप देखिएगा क्या होगा अगला। चलिए अगले देखिएगा, विक्टोरियन आर्ट हमारा हो गया यहाँ से, तो जयपुर का शहर हो गया। अब देखिएगा जयपुर शहर की अगर बात करेंगे तो यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला दूसरा शहर है। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला पहला शहर कौन सा है, तो पहला शहर है जो हमारा वो अहमदाबाद है, और दूसरा शहर जो है वो क्या है, जयपुर है आपका। दूसरा शहर है यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला, तो इसको किया गया था 6 जुलाई 2019 को इसको शामिल किया गया था। और अगर अहमदाबाद की बात करेंगे तो 8 जुलाई 2017 को शामिल किया गया था। ठीक है, यहां से विक्टोरियन, बंबई का विक्टोरियन और डे आर्ट गैलरी तो आपका हो गया 2018 में हो गया। जयपुर शहर को 2019 में शामिल किया गया। अब देखिएगा कि जो हमारे सांस्कृतिक स्थल थे उसमें से हम 30 सांस्कृतिक स्थल को क्या है देख चुके हैं। 2 सांस्कृतिक स्थल आपके बचे हैं क्योंकि वो लेटेस्ट है, उनको 2021 में शामिल किया गया था, तो उनको अभी हम कुछ देर के बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारे प्राकृतिक 7 स्थल हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था 32 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक है और 1 आपका क्या है, मिश्रित स्थल है। तो देखिएगा ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, उसको 2014 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, 2014 में शामिल किया गया। कहां पर है आपके, हिमाचल प्रदेश में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है और आपके एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसको 1985 में शामिल किया गया था। ये कहां पर है, आपके असम में है। ठीक है, केवला देव जो नेशनल पार्क है वो आपके राजस्थान में है, इसको भी 1985 में शामिल किया गया था और ये कहां पर है, ये आपके राजस्थान में है। राइट, हो गया यहां से। अब देखिएगा मानस जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका कहां पर है, असम में है, तो इसको भी 1985 में। अब 1985, 1985 और 1985 3 बार हमने देखा कि 1985। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कौन सा प्राकृतिक स्थल ऐसा है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है 1985 के अंतर्गत। तो देखिएगा केवला देव आ गया आपका। ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ा, तो अभी हमने पढ़ा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया आपका और मानस हो गया। तो एक तो हमारा मानस हो गया और सबसे पहला जो स्थल है वो क्या है, काजीरंगा है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा जो स्थल है वो आपका क्या है, केवला देव। ठीक है, वो स्थल आपका क्या है, केवला देव है। अगर अगले स्थल की बात करेंगे तो ठीक है, नंदा देवी में 2 मिक्स कर दिएगा। नंदा देवी को 1988 में शामिल किया गया था और फूलों की घाटी को 2005 में शामिल किया गया। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, आपके नंदा देवी भी आपके क्या है, उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी जो उसमें 40,000 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे तो नंदा देवी की बात यहाँ से करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर के बाद नंदा देवी की भी समझेंगे मिश्रित स्थल में। ठीक है, तो देखिएगा टाइगर है और आपका स्थल है। आप देखिएगा सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है 1987 में स्थापित किया गया था और ये कहां पर है, आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिमी घाट 2012 में शामिल किया गया था और भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसको किस नाम से जानते हैं, तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अंतर्गत ये आता है आपका। ठीक है, पश्चिमी घाट। राइट, हमारा यहाँ से। उसके बाद भारत का मिश्रित स्थल की बात करेंगे तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का मिश्रित स्थल है और कहां पर है, आपके सिक्किम में है।
कैसे है तो देखिएगा, आपका बायोस्फीयर भी है, नेशनल पार्क भी है और भारत की सबसे ऊंची यानी कि दूसरी चोटी भी है। कैसे है ये देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो गॉडविन ऑस्टिन यानी कि जिसको हम केटू के नाम से जानते हैं, जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला यानी भारत व पाकिस्तान के मध्य पड़ती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत की, वो क्या है, कंचनजंगा। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, कंचनजंगा है। जो आपको अगर हम बताएंगे तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम में है, आपके नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। सिक्किम तो भारत व नेपाल के अंतर्गत होती है। अगर नंदा देवी की बात करेंगे तो नंदा देवी पूरी तरह से उत्तराखंड में है। नंदा देवी की बात करेंगे तो पूरी तरह से उत्तराखंड में है। और यहां से हम बात भी कर सकते हैं कि जो नंदा देवी जो पर्वत श्रृंखला है वो पूरी तरह से संपूर्ण भारत में स्थित है। संपूर्ण पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित। तो पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है, नंदा देवी है। ओवरऑल अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है तो केटू, और केटू ऑप्शन में नहीं होता है तो कंचनजंगा की बात हम करते हैं। तो कुल मिला के अभी तक जो हमने स्थल देखे हैं वो 38 स्थलों को हमने देख लिया। हमारे 2 स्थल जिन्हें 2021 में शामिल किया गया था उनके अंतर्गत अब हम बात करेंगे। तो उसमें आपके एक तो रामप्पा टेम्पल होगा और एक आपका क्या होगा, धौलावीरा होगा। तो गुजरात का अंतिम स्थल 4। तो रामप्पा टेम्पल जो था उसको तेलंगाना में है, 2014 में 2021 में शामिल किया गया था। किसने बनवाया था, तो काकतीय वंश के लोगों ने बनवाया था। तो काकतीय वंश के लोगों ने बनवाया था। इसके डिजाइन करता थे वो कौन थे, रामप्पा थे। और इसको बनाने वाले जो राजा थे वो राजा प्रताप रुद्रदेव ने इसको बनवाया था। तो इसको पूरी तरह से यूनेस्को में शामिल किया गया था। 25 जुलाई 2021 को शामिल किया गया था पूरी तरह से। ठीक है, और तेलंगाना के पालमपेट गांव में है। तो याद रखिए गांव का भी नाम पूछा सकता है क्योंकि लेटेस्ट स्थल है इसलिए पूछा सकता है। ये भगवान शिव, विष्णु और सूर्य देवता का क्या है, मंदिर है आपका। तो भगवान विष्णु व सूर्य देवता का क्या है, मंदिर है यहाँ से। उसके बाद अगर धौलावीरा की बात करेंगे तो धौलावीरा देखिएगा 2021 में शामिल किया गया है और हड़प्पा सभ्यता का एक स्थायी स्थल है। तो ऐतिहासिक स्थल है धौलावीरा जो कि आपके हड़प्पा सभ्यता का है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसकी जो खोज की थी वो किसने करी थी, दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता को खोजा था 1921 में। लेकिन इसको जो नाम दिया गया वो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता दोनों नाम दिया गया। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता में पहला खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा स्थल था, इसीलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और हड़प्पा जो आपके इस नदी के किनारे है, एक प्रश्न बहुत आता है, तो आपके रावी नदी के किनारे है हड़प्पा सभ्यता। अगर धौलावीरा की बात करेंगे तो धौलावीरा आपके भोगवा नदी के किनारे है, जिसे वर्तमान समय में हम साबरमती नदी के भी नाम से जानते हैं। तो 40वां जो स्थल था वो आपका क्या था, धौलावीरा था। और जो आपका मिश्रित स्थल जो था वो आपका क्या था, सिक्किम, यानी कि जो मिश्रित स्थल हमारा था सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क क्या था हमारा, मिश्रित स्थल यहाँ से था। ठीक है, तो देखिएगा कि अगर हम बात करेंगे इसी तरह के, तो इसी तरह के टोटल मिला के हमने 40 स्थलों को यहाँ से देखा है। जो हमारा पहला स्टैटिक में टॉपिक रहा है विश्व विरासत सूची का। तो विश्व विरासत सूची के टॉपिक को तो हमने देख लिया है, लेकिन आपको हमने बताया था पहले आप अच्छे से पढ़िएगा टॉपिक, यानी कि चैप्टर वाइज पढ़िएगा। उसके बाद हम बात करेंगे एमसीक्यू की। तो इसी पे बेस्ड आपके पास कम से कम 50 एमसीक्यू रहेंगे। तो उस पर हम जब भी चर्चा कर सकते हैं जब हम टॉपिक वाइज सीरीज को देखेंगे, तभी हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा फिर से मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ में। नया टॉपिक हमारा क्या होगा ये आपको बता दिया जाएगा पहले से ही। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसके बाद जो क्लास हमारी रहेगी वो किसकी रहेगी, एमसीक्यू की क्लास रहेगी, जिससे पहले स्टडी करेंगे उसके बाद देखेंगे कि हम कितना अच्छे पेपर में स्कोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।